नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा भारतीय एवं ग्रामीण सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है। मूर, मैकाइबर एवं पेज, मार्क्स, गिलिन एवं गिलिन। ठीक है, तो देखिए ये जो सामाजिक परिवर्तन पुस्तक है, ये आपका है मूर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मूर की पुस्तक है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। देखिए क्या कहता है। अगस्त काम्पटे के अनुसार सामाजिक आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुँचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन है धार्मिक, तात्विक, सकारात्मक और ये सभी। तो देखिए, जो अगस्त काम्टे जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो समाज है आधुनिक जटिल स्वरूप तक तभी तक पहुँचेगा जब तक वो क्या रहेगा, धार्मिक रहेगा और तात्विक भी रहेगा, और कैसा रहेगा, समाज हमारा सकारात्मक रहना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं समाज में इतना ज़्यादा निगेटिविटी फैली है कि कहने की कोई बात नहीं है। कोई भी पॉजिटिविटी की बातें नहीं करता है। हर कोई क्या चाहता है कि दूसरा क्या है, ये काम ना कर पाए। तो ऐसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि समाज धार्मिक रहे, तात्विक रहे, सकारात्मक रहे, अर्थात क्या होना चाहिए, ये सभी सही होगा। फिर देखिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें पूछा जा रहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है आदिम अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था और ये सभी। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर जी थे, उन्होंने सामाजिक विकास के मार्ग में कहा था कि जो आपका समाज का विकास कैसा होना चाहिए, किस किस अवस्थाओं से गुजरना चाहिए। तो आपका है आदिम अवस्था भी होनी चाहिए, सैनिक अवस्था भी होनी चाहिए, और कैसी औद्योगिक अवस्था होती है, और इसके बाद में ये सभी। मतलब जो हमारा समाज है पहले कैसा था, आदिम था, और इसके बाद में इसमें क्या है आपका सैनिक भी, मतलब लोग अपनी रक्षा करने के लिए या अपने जो भी उनका देश है उसकी रक्षा करते हैं, या जो भी राज्य है उसकी रक्षा करते हैं, और कैसे होते हैं, औद्योगिक अवस्था भी होती है। ठीक है, तो ये सभी है आपका प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत। फिर देखिए, बात करते हैं यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपका क्या कह रहा है कि भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो जो हमारा भूमंडल है उस पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो आपका भूमंडल पे कितने, 3 तरीके के आपके समाज पाए जाते हैं। फिर देखिए आते हैं प्रश्न नंबर आपका 5 पे आते हैं। यहाँ से देखिए पूछा जा रहा है कि आपका ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया। ठीक है, तो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं उनके पास क्या है, अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं उनके पास कृषि बहुत कम है, तो इसके लिए क्या उपाय किया गया है जो बचा हुआ है शेष। तो यहाँ देखिए आपका है प्रश्न नंबर है ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, ये तो नहीं हो सकता है। और इसके बाद में आपका है, ये नहीं होगा। और इसके बाद में सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना। तो अभी देखिए चर्चा किया जाएगा, निष्कर्ष निकलेगा। रजिस्ट्रार को पंजीकरण के पूर्व विशेष ध्यान रखना, और इसके बाद में गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो देखिए ये सभी जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ये सही है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर अनुसूचित जनजाति का है तो उसे हड़का कर, दबंगई दिखाकर उसकी ज़मीन ले लेता है, लिखवा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी आप ज़मीन नहीं लिखवा सकते हैं जब तक कि जिला अधिकारी की अनुमति नहीं होगी। फिर इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है, अफ्रीकन समाज को कहा जाता है। देखिए जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और देखिए यहाँ पे है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज,
इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो अफ्रीकन समाज को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? जनजातीय समाज कहा जाता है। यहीं से मानव की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। फिर इसके बाद में देखिए भारतीय समाज को माना जाता है। तो आपका जो भारतीय समाज को कैसा माना जाता है? जनजातीय समाज। ऐसा तो होता नहीं है। और इसके बाद में कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ये सभी। तो देखिए यहाँ पे हर प्रश्न में ये सभी थोड़ी ना सही होगा, तो आप ऐसा भी लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भारतीय समाज है उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि भारत की अधिकांश जो आबादी है वो किस पर निर्भर होती है? कृषि पर निर्भर होती है। और इसमें एक बेरोजगारी भी पाई जाती है। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई काम को, ठीक है, कई लोग कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए, तब भी उस काम से जो भी, उस कार्य से जो भी आपका उपज होता है, पैदावार होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय समाज को क्या माना जाता है? कृषक समाज। और यहाँ पे एक ही घर के लोग, अगर 1 बीघा खेत है, 10 लोग हैं, तो 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कृषि में। और इसके बाद में फिर देखिए प्रश्न नंबर आपका क्या आ जाएगा? प्रश्न नंबर 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अमेरिकन समाज को माना जाता है। देखिए ये जो आपका है ग्रामीण विकास में प्रश्न आएगा, ये जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित ही रहेगा, भारतीय समाज से रहेगा। ये क्या है? विश्व जो हमारा है उससे भी संबंधित करके प्रश्न आएंगे। तो आपका अमेरिकन समाज को माना जाता है क्या? जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ये सभी। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि जो अमेरिका है वो क्या सुपर पावर के रूप में है। सर्वप्रथम क्या था? अभी देखिए आज 4 तारीख है, तो 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 13 कॉलोनियाँ थीं। कितनी कॉलोनियाँ थीं? 13 कॉलोनियाँ थीं। ठीक है, टी बोस्टन पार्टी हुआ था आपका। उसके दौरान ये क्या है, जो अंग्रेज़ थे 13 कॉलोनियों को एक रूप में, मतलब एक रूप दिए। और इसके बाद में क्या हुआ कि आपका 4 जुलाई 1776 को आपका अमेरिका आज़ाद हो गया। जो समझ लीजिए कॉलोनी थी, आज क्या है? विश्व का सुपर पावर है, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में इसमें जो स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं। और जो संसद की सीटें हैं 50 × 2 मतलब 100 सीटें हैं। अब देखिए अमेरिकन समाज को माना जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप जान रहे हैं कैसा अमेरिकन समाज है? इंडस्ट्रियल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज। और अभी देखिए बात किया गया था अफ्रीकन समाज को क्या कहा जाता है? जनजातीय समाज। भारतीय समाज को क्या कहते हैं? कृषक समाज। और इसके बाद में अमेरिकन समाज को कहा जाता है आपका जनजातीय समाज। फिर इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9 है। इसमें क्या पूछ रहा है? जनजातीय समाज के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? तो आपका धार्मिक, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, टोटमवाद से प्रेरित, उपयुक्त सभी को मानने वाले। तो देखिए क्या होता है, जो जनजातीय लोग होते हैं वो पहली बात है धार्मिक भी होते हैं और वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले भी होते हैं और टोटमवाद से भी प्रेरित होते हैं। अर्थात ये क्या होता है? सब कुछ मानते हैं, ढोंग ढकोसला जो भी होता है सब कुछ माना जाता है। देखिए अब तो कहिए समाज में, हमारा समाज कैसा हो रहा है? शिक्षित हो रहा है। तो अब कहिए ढकोसला वगैरह उतना नहीं होता, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा ढकोसला होता है कि इस दिन यहाँ नहीं जाना है, इस दिन वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब बहुत सी चीज़ें। देखिए हमारा जो माइंड है, अगर लोग किसी चीज़ को कह देते हैं ना, आप एक काम नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग सोचता रहेगा दिन भर। रियली बता रहा हूँ, अरे यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मतलब यही होता है, हमारा माइंड वैसे एक्टिवेट करता है। इसीलिए जितने भी निगेटिव लोग हैं उनसे क्या है, दूरी बनाकर आप रहिए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो अब देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 में। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में किस जनजाति में बहुपति विवाह
प्रथा पाई जाती है तो आपका मारिया, सांसी, जौनसारी और क्या है आपका खरवार है। तो यहाँ पे देखिए जो जौनसारी जनजाति है, जौनसारी जो जनजाति है इसमें क्या है बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। मतलब एक औरत के कई पति मतलब वो अपना रख सकती है। जैसे पहले राजा लोग एक राजा कई पत्नियां रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा कौन सा जौनसारी हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर आपका 11 की बात करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए प्रश्न नंबर है आपका 11। तो इसमें देखिए क्या है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबंध विकास सूचकांक और डी क्या है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए जो सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं वो क्या है मानव विकास सूचकांक भी होता है, मानव निर्धनता सूचकांक भी होता है और लिंग संबंध विकास सूचकांक भी होता है। इसका मतलब क्या है उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये इसका सही होगा। अब देखिए ये है टोडा किस राज्य की जनजाति है। देखिए जो टोडा ओडा ये सब क्या है ज़्यादातर जनजातियां जो होती हैं उसके विषय में आप एक बार देखिएगा। जनजातियों के विषय में क्या है बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। तो टोडा किस राज्य की जनजाति है, तो यहाँ पे है ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। जो टोडा जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी आपका तमिलनाडु में पाई जाएगी। फिर देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। तो इसको देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है प्रश्न नंबर 13 है। तो 13 प्रश्न नंबर है, इसकी देखिए चर्चा करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राज्य स्तरीय अधिनियम एक्ट दिया हुआ है और इसके बाद में क्या दिया हुआ है इधर आपका वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट कब आया था और बिहार वेस्टलैंड एक्ट कब आया था, दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट, बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए क्या होता है जो यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट होता है वो आपका कब आता है 1916 में ही आता है। और बिहार वेस्टलैंड एक्ट जो है वो क्या है 1946 में आता है। और दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट एक कब आता है 1964 में आता है। और बंगाल स्मोक न्यूसेंस जो एक्ट होता है ये आपका 1905 में आता है। इस तरीके से क्या होगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको क्या है 1-2 मिलाना है। यदि आपको यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट याद है क्या है 1916, ठीक है। आप देखिए ए का वन किस में है बी में ही है। तो इस तरीके से आपका बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है प्रश्न नंबर आपका 14 है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। तो यहाँ देखिए आपका है मैकाइवर और पेज, क्रिग्सले, डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर, आगबर्न। तो किसने कहा था समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, तो आपका इसको कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है। तो कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है, देखिए कुछ प्रश्न आपको अपना दिमाग लगा के, अब स्थिरता से आप एग्जाम में बैठेंगे अपना दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए है पहला है सांस्कृतिक सीख के अनुसार व्यवहार करना, ये मानव समाज की विशेषता है, ठीक है। ये सांस्कृतिक सीख के आधार पे क्या है आपका व्यवहार करना, जैसी संस्कृति होती है आदमी वैसा रिएक्ट भी करता है, सही है। फिर कह रहा है प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना, मतलब कोई भी सीख है वो क्या है डायरेक्टली कोई चीज़ अगर कोई बता रहा है तो उसके द्वारा कार्य करना, ये तो थोड़ा सा मतलब पेचीदा लग रहा है। अब देखिए पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीकों का होना, ये सही बात है, ठीक है। पूर्व ज्ञान मतलब
पहले के जो ज्ञान है उनके आधार पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, संबंधी प्रतीक का होना जरूरी है, ये भी सही है। नैतिकता की धारा को महत्व देना, नैतिकता तो होना ही चाहिए जीवन में, क्या है, नैतिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए डिप्रेशन आता है, जब डिप्रेशन आता है ना तो हमारे जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, नैतिकता जो होती है, पूर्व ज्ञान जो होता है, ये हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अर्थात ये सब मानव समाज की विशेषता है, लेकिन प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना ये मतलब नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में है आपका भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना कब हुई थी। मतलब FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 1950, 1952, 1955, 1965। तो इसका देखिए जो सही होगा वो कितना हो जाएगा आपका, इसका जो सही होगा ये आपका कितना होगा, 1900 क्या हो जाएगा, 1965। 1965 आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, 1965, 1965। तो अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 की। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 17 है इसमें चर्चा करते हैं आपका। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपका देखिए जो 16 नंबर था इसका क्या सही था, 1965 था। फिर 17 नंबर में हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है वेद, रामायण, महाभारत, रामचरित मानस। तो आप लोग फटाफट बताइए क्या है सबसे प्रमुख ग्रंथ। देखिए सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो क्या है, महाभारत है। और जो रामायण है इसको किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। और इसके बाद में रामचरितमानस अर्थात रामायण का हिंदी में अनुवाद, ठीक है, मतलब उसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो किसने किया था, तुलसीदास जी ने किया था। और महाभारत को किसने लिखा था, तो महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने, ठीक है। और वेदों का संकलन देखिए ये क्या है, ये देवों की वाणी है, ठीक है, अपौरुषे जिसे कहा जाता है। वेद को क्या कहते हैं, अपौरुषे, मतलब जिसको क्या है, मतलब किसी ने अपौरुषे, भगवान की जो वाणी है, अर्थात भगवान ने जो कहा उसको क्या है, मतलब वही सब चीज़ें कहीं संकलित कर दी जाती हैं, ठीक है। तो एक किताब का जो रूप ले लिया वो वेद हो गया। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद होता है, और इसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद, और क्या होता है, अथर्ववेद। पूछा जाता है वेद त्रयी में कौन कौन शामिल हैं, तो वेद त्रयी में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और क्या है, सामवेद शामिल हैं। तो इसमें हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, वेद, ठीक है, वेद हो जाएगा हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ। फिर देखिए अब बात करते हैं यहाँ से आपका, इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है, ठीक है। कृषक समाज की क्या इकाई है, भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार और ये सभी। तो देखिए जो कृषक समाज होता है वो कैसा होता है, मतलब भूस्वामी भी इसमें होते हैं, और इसके बाद में पर्यवेक्षी कृषक भी होते हैं, काश्तकार भी होते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो देखिए 19 के विषय में बात करते हैं। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। पहला है आपका शिल्पकारी, लोहार कार्य, मतलब लोहार कार्य भी करते हैं, शिल्पकारी भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज से संबंधित है। तो देखिए इसमें से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज से संबंधित है, तो आपका आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, व्यावसायिक संस्कृति, विचलन तथा अप्रतिमान्यता, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सभी लिखा हुआ है। तो जो औद्योगिक समाज होता है वो आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, ठीक है, ये भी होता है, ये संबंधित होता है। व्यावसायिक संस्कृति उनकी होती है, बिजनेस कल्चर होता है उनका, विचलन तथा अप्रतिमानता होता है, ठीक है, विचलन तथा अप्रतिमानता, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए
आपका है प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 20 के बाद में आपका 21। चलते हैं 21 पे। तो ये देखिए आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 21 आ जाता है। तो इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, मतलब जो गांव की अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख आधार क्या है, तो नौकरी, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, और जो डी है दिया है मजदूरी दिया है। तो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार नौकरी तो होगा नहीं, पहली बात है भैया, सभी लोग नौकरी नहीं करते हैं। फिर क्या है, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन, ये देखिए ज़्यादातर फिट बैठता है, आप भी समझ सकते हैं। तो ये क्या है, एकदम सही लग रहा है। और देख लेते हैं गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा देखिए अधिकांश की बात की जाती है, ये नहीं होगा। मजदूरी भैया ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्या है 22 नंबर है, ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा, तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा सभी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो आपका इसमें देखिए थोड़ा सा पेचीदा दिया है, तो तांबा का प्रयोग भी कर लेंगे, ठीक है। और क्या, लोहा, चांदी, सोना, ठीक है, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, अर्थात क्या होता है, इन सभी धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र, ठीक है, जो भूमि आधारित हैं। कौन सी धातुएं, तो ये सभी हो जाएगा। फिर देखिए है विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम इनमें से कौन सा है, तो विचार को अभिव्यक्त करने का साधन, ठीक है। भाषा क्या होता है, अपने मन की वाणी, ठीक है, अपने मन के विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करने के साधन को ही भाषा कहा जाता है। तो जो भाषा होती है वो आपका कितने प्रकार की होती है, वैसे आपका कह सकते हैं 3 प्रकार की, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, और क्या होता है, एक होता है लिखित भाषा होता है। तो देखिए जो आपका मौखिक भाषा होता है वो आसान होता है, सांकेतिक भाषा बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि संकेतों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा 23 में, ये विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम क्या है, संकेत के द्वारा, जैसे चलना है मैच खेलने भैया, चुटकी बजा दिए, ठीक है, वो अपने पापा के बगल में बैठा है, निकल लिया मैच खेलने के लिए। और इसके बाद में क्या है, हाव भाव, ठीक है, कभी कभी क्या है इधर उधर कर देते हैं, तो भी क्या है समझ जाता है समझने वाला कि चलना है, अब पढ़ने चलना है, ठीक है। और क्या होता है, बोली, बोली भी, ठीक है, बोली क्या होता है, जो एकदम एक तरीके से भाषा का सबसे छोटा अंग के रूप में समझ लेंगे, ठीक है। तो वो बोली होता है जो क्षेत्रीय तौर पे बोला जाता है, ठीक है, जैसे आप भोजपुरी बोलते हैं, आप अवधी बोलते हैं, आप खड़ी भाषा बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, ठीक है, आप क्या है जो भी आपके क्षेत्रीय भाषा है उसको बोलते हैं, तो ये भी सही होगा। और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो सही होगा वो क्या होगा, सही में आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात सब सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर में क्या होगा, सब सही हो जाएगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो 23 आपको समझ में आ गया। फिर देखिए बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो कृषि अर्थशास्त्र से, कृषि योजना से, कृषि श्रमिक से, और क्या होता है कृषक से। तो आपका देखिए ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध, जो ग्रामीण आर्थिक संरचना है उसका सीधा संबंध क्या होता है, कृषि अर्थशास्त्र से होता है। फिर देखिए 25 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसमें 25 प्रश्नों के विषय में ही
चर्चा किया जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न शेष बचेंगे उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें है 25 में, अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संघर्षरत देश कब घोषित किया। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए मई 1939 में, कि जुलाई 1939 में, कि सितंबर 1939 में, कि नवंबर 1939 में। तो इसका देखिए जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, सितंबर 1939 में। ठीक है, तो सितंबर 1939 में आपको पता है 1939 से लेके 1945 तक क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और जब किसने, मतलब अमेरिका ने जब गुप्त योजना के द्वारा परमाणु बम बना लिया था, तो जो भी उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्हें क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन ने लेटर लिखा। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया, जिसके कारण बहुत पूरा विश्व क्या है, सदमे में चला गया। और इसके बाद में आइंस्टीन को जोर का झटका लगता है, और तब उन्होंने अपना जो भी प्रसिद्धि था, क्योंकि 1920 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अपनी जो प्रसिद्धि थी उन्होंने क्या किया कि उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या है, पॉलिटिक्स में आ गए। ठीक है, और पूरे विश्व को चेताए कि इस तरीके के अगर बम, ठीक है, फेंके जाएंगे लगातार तो क्या होगा, पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और इस तरीके के जो भी हथियार हैं, ठीक है, ये तंत्र हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।